हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग रेशियो एनालिसिस के एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। कुछ बाद में इसके चैप्टर के अनसॉल्व क्वेश्चन भी करेंगे, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। एग्जांपल्स से शुरू करें चैप्टर को। वैसे तो सवालों के अंदर सीधा इन्होंने लेवल हाई दे रखा है, मतलब शुरुआत के एक दो सवालों के बाद ही लेवल हाई भी हो जाता है इसमें, बट कोई बात नहीं, जैसे भी बुक के अंदर हम सारे सवाल करेंगे। फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उस वीडियो को जरूर देख के आए। आइए, सबसे पहला एग्जांपल हमारी बुक में दे रखा है, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशियो। आपको क्या डाटा दे रखा है देखो, ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे। कॉपी अभी करने पे बिल्कुल ध्यान ना दें, केवल और केवल सीखने पे ध्यान दें। एग्जांपल 1 में क्या पूछा है पहले तो वो लिख लेता हूं, करंट रेशियो, और क्या क्या दे रखा है वो लिख लेता हूं। टोटल असेट्स कितनी दे रखी है बेटा, मेरी हेल्प करोगे? क्या है? 2 लाख की टोटल असेट। देन कितनी? 1,10,000। फिर फिर केवल 30,000। हाँ बस आओ बेटा सवाल शुरू करते हैं। वैसे तो पहला सवाल सीधा सवाल होना चाहिए जिसमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी दे रखी हो, बट कोई बात नहीं दे रखा तो हम लोग सीखना तो शुरू करते हैं। धीरे धीरे होले होले आप समझेंगे सवालों को करना कैसे है। देखो पहली बात तो पेपर में ना रेशो का फार्मूला लिख के आने के भी आधा नंबर होता है, तो ये बात याद रखना कि अगर सवाल में मान लो 4 या 6 फार्मूले पूछे और आपको नहीं आते हैं पेपर में या टाइम नहीं बचा है, तो भी जल्दीबाजी में चारों फार्मूले जरूर लिखाना। फार्मूला लिखते ही नंबर है आपके, ठीक है। चलो तो बेटा करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है सर? करंट असेट अपॉन करंट। जब भी कोई रेशो पूछा जाता है तो पहले हम उसका फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी जगह खाली छोड़ देते हैं ताकि इनकी वैल्यूज लिख के सॉल्व करें। नीचे बनाएंगे वर्किंग नोट, ठीक है, थोड़ी जगह खाली छोड़ते हैं। फिर क्या बना रहे हैं हम लोग? वर्किंग नोट्स। अब हमें 2 चीजें चाहिए। फार्मूला लिखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमें चीजें चाहिए क्या क्या। आप सवाल सॉल्व करने का पैटर्न सीखे। फार्मूला लिखने के बाद हमें ये पता चला कि यार मुझे चाहिए करंट असेट और मुझे चाहिए करंट लायबिलिटी। करंट असेट सुन के ऐसा लग रहा है यार असेट, करंट असेट पता चाहिए। करंट असेट दे रखी है क्या? पहले तो डायरेक्ट ढूंढो। नहीं सर ये तो नॉन करंट है। और मैंने आपसे कहा था उस दिन भी, मैंने एक चीज पढ़ा रहा था, बैलेंस शीट वाला रूल। जब भी किसी चीज में डायरेक्ट चीज कोई ना हो तो वो बैलेंस शीट के मैंने 3-4 फार्मूले लिखवाए थे यहाँ पे, है ना। वही चीज ध्यान में रखना। एक बार फिर मैं आप लोगों को चाहे तो यहाँ लिखवा देता हूं। बेटा देखो ये जो बैलेंस शीट में असेट साइड होती है, इसमें नॉन करंट और करंट इन दोनों को जोड़ दो तो क्या निकलती है? टोटल एसेट। और लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इन 3 चीजों को जोड़ने से क्या निकलती है? टोटल लायबिलिटी। ये बात याद रखना जरूर, क्योंकि सारी चीजें यहीं घुमा फिरा के पूछेगा। चलो शुरू कर रहे हैं सवाल। बेटा क्योंकि यहां टोटल एसेट दे रखा है और नॉन करंट एसेट दे रखा है, तो पहले मैं फार्मूला लिखूंगा। फार्मूला बताना पहले आप टीचर को कि हमने कौन सा लगाया है, क्योंकि टोटल एसेट बराबर नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। वैल्यू पुट कर दो। टोटल एसेट है 2 लाख, नॉन करंट एसेट है 1,10,000, तो करंट एसेट वहीं की वहीं रखी और 2 लाख में से 1,10,000 माइनस कर दिए बेटा, तो करंट एसेट कितनी आ गई बताओ? पहला पॉइंट समझ में आया। अब दूसरी चीज चाहिए करंट लायबिलिटी, लेकिन करंट लायबिलिटी दे नहीं रखी, तो लायबिलिटी साइड वाला फार्मूला लगा लेते हैं। क्योंकि टोटल लायबिलिटी बराबर शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब क्योंकि टोटल लायबिलिटी तो सवाल में दे नहीं रखी, दे रखी है क्या? नहीं, तो टोटल लायबिलिटी की जगह में टोटल असेट लिख सकता हूं क्या? क्योंकि टोटल लायबिलिटी और टोटल असेट सेम ही तो होते हैं, तो टोटल लायबिलिटी को रिप्लेस कर सकता हूं किस वर्ड से? टोटल असेट से। शेयर होल्डर फंड कितना पता है? 1,25,000। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी पता है? 30,000। करंट लायबिलिटी बेटा टोटल असेट की वैल्यू पता है हमें कितनी थी? 2 लाख। ये 2 लाख है, ये 1,25 इधर ले आओ माइनस का हो गया, ये 30,000 इधर ले आओ माइनस का हो गया, तो उधर क्या बचा? करंट लायबिलिटी। तो 1,55 माइनस कर दो तो 45,000 बराबर क्या हो गया? करंट लायबिलिटी। आई बात समझ में? जो चीज निकल जाती है उसे बॉक्स में स्पेशली दिखा दो। करंट एसेट की वैल्यू रख दो कितनी? 90,000। करंट लायबिलिटी की वैल्यू रख दो कितनी? 45,000। इसे काट देना, पूरा कट जाएगा, जो आंसर बचा उसे लिखेंगे 2:1। 2:1 का मतलब बता दूं, जैसे आप 45,000 को काटोगे, ये 45,000 एक कम 45,000, 45,000 दूनी 90,000, तो इसको लिखना कैसे होता है हमेशा? 2:1। यानी जब आप इसको डिवाइड करते हो, मान लो ऐसे करके डिवाइड कर रहे हो, 90 यहां लिख रहे हो 45, 3 जीरो से 3 जीरो काट दी, और फिर 90 और 45 लिख रहे हो, यहां पे आ गया 45 दूनी 90, ये हो गया 0। तो ये 2 जो है ना 2, ये यहां पे 2 मत लिख देना, क्या लिखना? 2:1। ये पीछे हमेशा क्या आएगा? करंट रेशो और क्विक रेशो में 1 आएगा। रेशो 1 लिखना जरूरी है। जो भी आंसर आ रहा है, मान लो आंसर आ रहा है
2.35, तो क्या लिखोगे 2.35 रेशो 1। आ रही है बात समझ? क्लियर है बेटा? चलो, तो ये था हमारा पहला एग्जांपल। बताओ समझ में आया? सीधा पहले एग्जांपल में ही उन्होंने आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दी। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते, तेजी से करेंगे। वैसे टोटल कितने हैं इस चैप्टर में? 30 एग्जाम्पल है, अच्छी बात है। चलो एग्जाम्पल नंबर 2, नहीं वो देखने में बड़ा है, करने में छोटा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप लोगों को एक बैलेंस शीट दे रखी है, वो भी नए परफॉर्मे में। नया परफॉर्मा समझते हो? खड़े वाला डिजाइन बैलेंस शीट का, जिसमें ऑलरेडी हेडिंग्स बना बना के दे रखी है कि भाई ये शेयर होल्डर फंड है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है। हेडिंग्स बना बना के दे रखी है, इसको बैलेंस शीट का नया डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, जो अब तो आपके कोर्स से कट चुका है, लेकिन मैं पहले पढ़ा चुका हूं वैसे इस टॉपिक को आप लोगों को। ठीक है, चलिए पूछा क्या है सवाल में? सवाल में पूछा है फ्रॉम द अबो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशो और लिक्विड रेशो। सवाल देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, वैसे सबसे आसान है, मतलब ये पहला सवाल होना चाहिए था। इनफैक्ट एग्जांपल नंबर 2 क्या क्या पूछा है? करंट रेशो। करंट रेशो का फार्मूला क्या हुआ? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा क्या होता है? क्विक रेशो, है ना? तो इसका फार्मूला क्या हुआ? क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। फार्मूला लिख लेंगे जो चीज पूछी है उन्होंने, उसके बाद यहां पे सॉल्व करने की जगह खाली रख ली। नीचे क्या रखा? वर्किंग नोट। पहले देखा कि करंट एसेट चाहिए। देखो करंट एसेट बैलेंस शीट में साफ साफ ABCD 4 आइटम दे रखे हैं, हाँ या ना? खुद सवाल ने हेडिंग डाल के दे रखा है कि भाई ये 4 चीजें करंट एसेट है। दिख रही है सबको या नहीं दिख रही? दिख गई? तो आप बस क्या करना है, ये 4 चीजें जोड़नी है। 30, 15, 17, 500, 30,000, 15,000, फिर 17,500 और 2,500। सवाल ने खुद ने बताया कि ये 4 चीजें करंट एसेट है, बस आपको तो जोड़नी है। 45 और 5 50, और 45 5 50 होता है 60,000। ठीक है बेटा? फिर दूसरी चीज क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी। सवाल ने खुद लायबिलिटी साइड में हेडिंग डाल के बताया 2 आइटम ए और बी, 25,000 और 5,000, 25,000 और 5,000। तो करंट लायबिलिटी भी पता चल गई, कितनी? 30,000। तीसरा आइटम क्या चाहिए? क्विक एसेट। ये बैलेंस शीट से पता नहीं चलता, इसका एक फार्मूला होता है। क्या बेटा? ये एक सेकेंड, 45 नहीं बेटा, मेरा तो सही है, बुक वालों का गलत हो सकता है। बुक वाले गलत होंगे, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। 30 15, हाँ मेरे ऊपर ही गलती है, मेरी गलती है, सही बात है। 17 और 2 19 और 1 20 और 30 50 और 15 65। मेरे ऊपर भरोसा मत रखिए। चलो 65,000 बिल्कुल सही, किताब वाले सही थे। ठीक है, चलो क्विक एसेट डायरेक्टली बैलेंस शीट से नहीं मिलता, क्विक एसेट का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है बताओ सब लोग? बिल्कुल सही, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये फार्मूला जरूर लिख देना। करंट एसेट का आंसर ऑलरेडी आ चुका है, कितना था? 65,000। इन्वेंट्री एसेट साइड में देखो, सेकंड का ए पॉइंट 30,000 की थी, इन्वेंट्री थी 30,000 की, और प्रीपेड एक्सपेंस सेकंड का डी पॉइंट, सेकंड का डी पॉइंट 2,500। तो 32,500 कम कर दोगे तो 32,500 ही बचेगा। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो यही बचेगा 32,500। अब तीनों चीजें आ चुकी हैं। मैंने आपसे कहा वर्किंग नोट्स में निकाल निकाल के दिखा देंगे क्या चीजें हैं, बस अब तो ऊपर पुट कर दो। यहां पे कितना रख दूं? 65,000 डिवाइड बाय 30,000, और यहां पे कितना रख दूं? 32,500 डिवाइड बाय 30,000। अब आप लोग इसको डिवाइड कर लेंगे और आंसर ले आएंगे। करूं क्या सॉल्व? 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बचा कितना? 2 3 6 18, 2.16 रेशो 1, और यहां करो 3 एकम 3 0, 3 अठे 24, 1.08 रेशो 1। मैच कर लो। आई बात समझ? डिवाइड तो कर लोगे ना आप लोग? ठीक है, क्लियर है? वो सोचिए डिवाइड कैसे करूंगी मैं इसका, है ना? हाँ चलो कर लोगे ना डिवाइड। वैसे मैं जानता हूं आप में से बैठे हुए बच्चे 32,500 को 30,000 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। आज शाम को चेक करवाऊंगा जाने से पहले। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो क्या पूछा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट लिक्विडिटी रेशो, नहीं बोला लिक्विडिटी रेशोज बोला है, यानी लिक्विडिटी फैमिली में जो जो रेशो आते हैं वो निकालो। तो कौन सा निकालोगे? करंट रेशो भी और क्विक रेशो भी। तो पहले मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें हमें करंट रेशो भी निकालना है। लिक्विडिटी रेशोज लिखा है, तो लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो भी आता है और लिक्विड रेशो भी आता है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। डन बेटा? लिक्विड रेशो में लिक्विड कहो या क्विक कहो एक ही बात होती है।
डन। अब हमें सवाल में काफी सारे आइटम्स दे रखे हैं। अब पहले क्या करना पड़ेगा, इसे ना छांटना पड़ेगा, कौन सी चीजें करंट एसेट और कौन सी चीजें करंट लायबिलिटी है, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मेनली करंट एसेट और करंट लायबिलिटी चाहिए। ये तो केवल माइनस करने होते हैं दो आइटम, तो पहले छांट ले बहुत सारे आइटम्स में से। आप बुक में ही लिखेंगे सीए या सीएल, ठीक है, और जो चीजें काम की नहीं होंगी उन पे क्रॉस लगा देंगे। आओ बेटा मैं आप लोगों को दिखा दूं, सवाल में ये डाटा दे रखा है और आप इसका सीए सीएल छाटेंगे अभी। चलिए शुरू करते हैं। पहला आइटम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। अब देखो बेटा, जैसा मैंने आप लोगों से कहा, आरबीएससी वालों ने पेपर काटने से पहले एक बार भी सोचा नहीं कोर्स काटने से पहले कि इसका क्या असर आएगा। इन्होंने आपका वो वाला चैप्टर काट दिया जिसमें सारी हेडिंग्स थी कि भाई ये चीज शॉर्ट टर्म होती है, ये चीज लॉन्ग टर्म होती है, वो चैप्टर काट दिया। अब बच्चे को कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म डेब्ट करंट लायबिलिटी होती है, नॉन करंट होती है? तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, छोटे समय की चीजों को करंट बोलते हैं, लंबे समय की चीजों को लॉन्ग टर्म बोलते हैं, यानी कि नॉन करंट बोलते हैं, ठीक है। अब पढ़ के देखो, आप लोग खुद इमेजिन करो कि क्या होना चाहिए। लॉन्ग टर्म डेब्ट ये करंट होना चाहिए, नॉन करंट? अब डेब्ट का मतलब तो लायबिलिटी होता है ना, ये एनसीएल है। एक काम करो लिख ही लो, ये एनसीएल। वैसे तो हमें चाहिए क्या क्या, केवल सीए और सीएल चाहिए, लेकिन लिख लो ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या होती है, एनसीएल। लॉन्ग टर्म डेब्ट के आगे एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटी लिख लो। अगला आइटम बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसका आगे शॉर्ट टर्म भी लिखा है, तो ऑब्वियसली ये सीएल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट सीएल लिख लो। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दो प्रोविजन दे रखे हैं, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताता हूं बेटा, प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड 1-2 साल पहले तक करंट लायबिलिटी में आता था, अब रियल लाइफ से इसको करंट लायबिलिटी से निकाल दिया गया है। आप राजस्थान बोर्ड की किताबों से पढ़ रहे हो, आप इसको आज भी करंट लायबिलिटी याद रख सकते हो, बाकी रियल में करंट लायबिलिटी नहीं होता प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आपको तो आपके पेपर देने, मार्क्स लेके आना है, और राजस्थान सरकार को इतना ही पता है कि प्रपोज डिविडेंड अभी भी क्या है, करंट लायबिलिटी, वो जगी नहीं है अभी भी, तो आप इसको करंट लायबिलिटी मानेंगे। वैसे भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा हुआ है ना, शॉर्ट टर्म मतलब आपके लिए तो करंट है, दोनों पे करंट लगा दो, प्रपोज डिविडेंड पे भी और प्रोविजन फॉर टैक्स पे भी। एडवांस इनकम टैक्स ये करंट असेट है, हमने सरकार को पहले ही पैसा दे दिया, हाईलाइट कर लो, करंट असेट है, सीए, ठीक है बेटा, करंट असेट है 60,000 रुपए। देन उसके बाद बेटा क्या आएगा, हाँ ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है बेटा, आपको सिखाया हुआ ट्रेड पेबल्स, और रेंट पेबल भी करंट लायबिलिटी है, डिविडेंड पेबल भी करंट लायबिलिटी है, जहां पेबल वर्ड आ गया वो करंट लायबिलिटी है। गुडविल, आपको बताऊं गुडविल हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है, यानी कि नॉन करंट असेट्स, एनसीए लिख लो। क्या लिख लो, एनसीए। ये जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, बताओ फिक्स्ड एसेट्स छोटे समय की होती है, लंबे समय की? लंबे समय की, तो सीए लिखूं या एनसीए लिखूं? एनसीए, नॉन करंट असेट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अब यहां पे एक छोटा सा वर्ड है, ध्यान से सुनना। अगर बेटा ट्रेड इन्वेस्टमेंट में ट्रेड वर्ड नहीं होता, केवल इन्वेस्टमेंट वर्ड होता, तो ये क्या आ जाता हमारा, तो नॉन करंट असेट हो जाता, और ट्रेड इन्वेस्टमेंट होने की वजह से ये करंट असेट हो जाता है। लेकिन एक बार मुझे चेक कर ले दो, इन लोगों ने इसको काउंट किया या नहीं किया? इन्होंने काउंट नहीं किया, आप भी इसको नॉन करंट असेट लिख दो, आरबीएससी वाले इसको काउंट नहीं कर रहे, नॉन करंट असेट ही लिख दो इन्वेस्टमेंट को। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं, आप तो वर्ड भी नहीं जानते होंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखते हैं ना, तो शेयर मार्केट में तुरंत मार्केट में बिक सकती है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स वगैरह, ठीक है। और मार्केटेबल का मतलब जो मार्केट में तुरंत बिक सके। तो अगर आपने शेयर मार्केट में शेयर खरीदे हुए हैं तो सुबह 9 बजे 9:30 बजे शेयर मार्केट खुलता है, आप बेच सकते हो। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब ऐसे शेयर जिनको तुरंत बेचा जा सकता है, तो ये हमारी करंट असेट होती है, सीए लिख लो इसके आगे। इन्वेंट्रीज आपको पता है करंट असेट होती है, डेटर्स करंट असेट होती है, लिख लो सीए सीए। डेटर्स में से जो प्रोविजन माइनस हुआ है बेटा, अब ये आपके आरबीएससी में कैसे कर रहे हैं, एक सेकंड मुझे देख लेने दो। हाँ, तो आप है ना करंट असेट लोगे, लेकिन 3,60,000 के सामने सीए लिखोगे। आप लोग किसके सामने लिखोगे, 3,60,000 के सामने सीए लिखना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, कैश तो करंट असेट होता ही है क्योंकि बार बार बदलता रहता है, पता चल गया। वो माइनस होने के बाद जो बचा वो करंट असेट है, ठीक है। 360 के सामने लिखवाया ना मैंने, इसीलिए लिखवाया, मार्कर के कलर चेंज कर दिए। चलो हाँ सॉल्व करें। देखो हमें पहले तो चीजों को छांट लेंगे, पेपर में भी आएगा अगर ऐसे मान लो तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो अब इजी हो जाएगा। अब मैं यहां पे वर्किंग नोट बना रहा हूं, देखो अब कितना आसान हो गया सवाल। वर्किंग नोट, करंट असेट, पहले मुझे नाम भी बताना और उसकी वैल्यू भी बताना, बोलो।
सबसे पहला यही मिला था, एडवांस इनकम टैक्स कितना 60,000। उसके बाद 80,000, फिर 7,80,000 पक्का। एक सेकेंड, हाँ डेटर्स, हाँ 1,60,000। ठीक है, मैंने नाम इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को याद रह जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि भाई ये चीजें करंट एसेट होती हैं जब कॉपी में लिखोगे तो। चलो 6 और 8 14 और 8 22 और 6 28 और 6 34 हासिल की 3 और 3 6 और 1 7 और 7 14,40,000 रुपए की करंट एसेट आ गई। नेक्स्ट चाहिए करंट लायबिलिटी, नाम भी बताएंगे और वैल्यू भी। शॉर्ट टर्म, हाँ कितना, इसको बैंक ओवरड्राफ्ट का नाम दे देता हूँ, 50,000। हाँ, प्रपोज्ड डिविडेंड 30,000, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, हाँ ट्रेड पेबल्स 2,40,000, रेंट पेबल 30 20, डिविडेंड पेबल 60,000। आ रहा है समझ? 5 और 3 8 8 16 और 4 20 और 2 22 और 6 28 हासिल की 2 और 2 4,80,000। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हमें चाहिए क्विक एसेट। जरा यहां ध्यान से देखना, लिक्विड एसेट या क्विक एसेट कुछ भी लिख दो, फार्मूला एक ही होता है। क्या बेटा, करंट एसेट्स में से क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इन्वेंट्रीज माइनस हो जाती है और कोई प्रीपेड एक्सपेंस हो तो माइनस हो जाता है। प्रीपेड का मतलब जानते हो, आने वाले समय का कोई खर्चा। करंट एसेट की वैल्यू कितनी आई थी, 14,40,000। इन्वेंट्रीज कितनी थी, 7,80,000, हाँ या ना। और कोई प्रीपेड एक्सपेंस था, सर नहीं दिख रहा था, ये एडवांस इनकम टैक्स ही प्रीपेड एक्सपेंस है, हाँ या ना। एडवांस का मतलब आने वाले समय के लिए, प्रीपेड का मतलब भी यही होता है। तो कितना माइनस कर दो, 6 और 8 14 से लगी 1 और 7 8 और 6 14, 6 लाख आ रहा होगा। डन, चलो आओ सॉल्व कर दो। अब तो 14,40,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000 और ये कितना है, 6 लाख डिवाइडेड बाय 4,80,000। सॉल्व कर दें बेटा, चलो 12 चौक 48, 12 12 104 3:1 आ रहा होगा। और ये वाला आ जाएगा 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 1.25:1 आ रहा होगा। कर लोगे डिवाइड तो, देख रहे हो रेशो। 3 अलग अलग सवाल देखे, ये सवाल था जो पहला ही सवाल ट्रिकी था, ये सवाल रियल इजी सवाल था, यानी कि यहां से आप प्रैक्टिस करना अगर करना शुरू करो तो पहले ये फिर ये। इस वाले में क्या करना था, छांटना का काम था। ठीक है, इनफैक्ट ये तीसरे नंबर पे होना चाहिए था, पहला ये दूसरा ये फिर ये होना चाहिए था, क्योंकि सीधा नहीं है, ये सीधा और स्पष्ट है। इसमें क्या करना है, करंट एसेट छापनी है, करंट लायबिलिटी छापनी है। जो नॉन करंट और नॉन करंट एसेट और लायबिलिटी थी वो हमारे काम की नहीं थी इस सवाल में। चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। छोटा सा सवाल लेकिन ट्रिकी है, अच्छा सवाल है, मतलब 4th को स्टार मार्क कर दो सवाल को। ठीक है, 4th को स्टार मार्क कर दो। चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और हाँ बेटा अगला सवाल कर रहे हैं एग्जांपल 4, आप लोग स्टार मार्क कर सकते हैं इस सवाल को। लिखा है कैलकुलेट करंट रेशो एंड क्विक रेशो इन द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, एक चीज और, मैंने जिस दिन आप लोगों को नोट्स लिखवाए थे उन नोट्स में एक आइटम और बढ़ा लो। एग्जांपल नंबर कौन सा है, 4 है ना। उन नोट्स में आप लोग एक चीज और लिख लो कि वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये और लिख लो एक कहीं पे, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। पूरा वर्ड लिख लेना, वर्किंग कैपिटल, नोट्स वाले पेज पे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, सीए माइनस सीएल। चलो हमें 3 ABC केसेस दे रखे हैं और तीनों में कहा है कि करंट रेशो निकालो और क्विक रेशो भी पूछा है ना, हाँ दोनों पूछे हैं। तो आओ बेटा हम सबसे पहले लिख लेते हैं करंट रेशो का फार्मूला, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी।
दूसरा क्विक रेशो का फार्मूला करंट असेट क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तीन अलग अलग केसेस दे रखे हैं, तीनों के लिए आंसर ऊपर निकाल दूंगा, नीचे सॉल्व कर रहा हूं मैं केस ए सॉल्व कर रहा हूं। केस ए में क्या क्या दे रखा है वो लिख देता हूं। करंट असेट 2 लाख, पहले समरी बना लेनी चाहिए। करंट असेट कितना दे रखा है? 2 लाख दे रखा है। फिर स्टॉक 1 लाख, स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री होता है, कितना? 1 लाख। और वर्किंग कैपिटल 1,20,000। वर्किंग कैपिटल कितनी है? 1,20,000। बेटा किसी भी सवाल में अगर वर्किंग कैपिटल दे रखी है तो आपका जो सबसे पहला वर्किंग नोट होना चाहिए वो ये होना चाहिए। क्या? क्योंकि करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी बराबर वर्किंग कैपिटल। कभी भी किसी भी सवाल में वर्किंग कैपिटल दे रखी हो तो सबसे पहला वर्किंग नोट क्या बनाएंगे अपन? ये बनाएंगे। क्या फार्मूला लिखेंगे? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी बराबर वर्किंग कैपिटल। अब देखो करंट असेट कितनी दे रखी है, ये लिखना होता है क्योंकि ये फार्मूला लिख दिया। अब वैल्यू पुट कर दो। करंट असेट कितनी है? 2 लाख। वर्किंग कैपिटल कितनी है? 1,20,000 माइनस करंट लायबिलिटी, तो 2 लाख माइनस 1,20,000। ये उधर जाके प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ या ना? करंट लायबिलिटी उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो ये कितना बचा? 80,000। तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 80,000। पहला काम हो गया हमारा। करंट असेट पता ही है, करंट लायबिलिटी पता है, अब क्या चाहिए? क्विक असेट। क्योंकि क्विक असेट बराबर करंट असेट्स माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट असेट कितनी पता चल गई हमें? 2 लाख दे रखी थी। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक 1 लाख और प्रीपेड एक्सपेंसेस सवाल में नहीं है बेटा, तो क्विक असेट कितनी आ गई? 1 लाख। कितना आसान है ना? चलो आउटपुट कर दो वैल्यूज। ए का आंसर निकाल रहा हूं मैं, तो कहां गया? ये रहा, 2,80,000 और 1 लाख है ना? 2,80,000 और 1,80,000 सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा कितना? 2 लाख 8 दूनी 16 8 पंजे 40, 2.5 रेशो 1 डिवाइड तो कर ही लोगे। और ये वाला हो जाएगा कितना बेटा? 80 1 लाख, तो 1.25 रेशो 1। मैच कर लो एक बार। सही है? सही है? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये बात समझ में आई। वर्किंग कैपिटल जब भी दे रखा हो तो आपको सबसे पहले ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं इसी का बी केस। बी केस में जो डाटा दे रखा है वो लिख लेते हैं। लिक्विड असेट 1 लाख दे रखी है, क्विक असेट भी बोलते हैं इसको हम। 1 लाख दे रखी है, क्विक लिख दूं मैं इसको? क्विक लिख देता हूं 1 लाख। और स्टॉक दे रखा है वो भी 15,000 का। 1 लाख स्टॉक, हाँ 15,000 का। प्रीपेड एक्सपेंस कितने के? 5,000। और वर्किंग कैपिटल दे रखी है 64,000 की। वैसे तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला सबसे पहले लिख लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी हमें करंट असेट करंट लायबिलिटी दोनों में से कुछ भी नहीं पता है। पता है क्या? दोनों में से कोई भी नहीं। तो एक काम करें, पहले करंट असेट निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी जरा ध्यान से सुनना। क्विक असेट पता है ना आपको, यही वाला फार्मूला लगाओ। क्विक असेट बराबर करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो क्विक असेट कितनी है? 1 लाख। करंट असेट नहीं पता, स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 15,000। प्रीपेड की वैल्यू कितनी है? 5। 15 और 5 20, तो 1 लाख बराबर करंट असेट माइनस 20,000। ये इधर आके प्लस हो जाएगी तो करंट असेट कितनी हो जाएगी? 1,20,000। हाँ या ना? अब आप यही वाला फार्मूला लगा लो, क्योंकि करंट असेट आपको पता है तो आप लगा सकते हो ये फार्मूला। आ जाओ। क्योंकि करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी बराबर वर्किंग कैपिटल। करंट असेट की वैल्यू पता चल चुकी है, कितनी है? 1,20,000। करंट लायबिलिटी की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू 64,000। ये 64 इधर ले आओ, वो करंट लायबिलिटी उधर ले जाओ। 1,20,000 माइनस 64,000 बराबर करंट लायबिलिटी। तो अब माइनस कर दो, तो 4 और 6 10, 1 और 6 7 और 5 12। करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? 56,000। हाँ या ना? बस आओ बेटा पुट कर दो। बी वाले में करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी 1,20 अपॉन 56, 1,20,000 अपॉन 56,000। यहाँ पे क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक असेट कितनी थी? 1 लाख अपॉन 56,000। चलो बाकी सारे मैंने सॉल्व कर दिए, ये तो आप कर ही लोगे। कर लोगे? 56,000 से डिवाइड कर लेगा। चलो या मैं करूं? कर लोगे? चलो वेरी गुड, ऐसे बच्चे होने चाहिए। कर लोगे ना डिवाइड? चलो सी केस करते हैं बेटा। सी केस के अंदर क्या करना है?
बताओ, करंट लायबिलिटी दे रखी है इस बार 1 लाख रुपए की, क्रेडिटर्स 10,000 के हैं। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज करेगा आपको, क्रेडिटर कितने हैं 10,000 के, और स्टॉक 1 लाख का, और वर्किंग कैपिटल। देखो बेटा, सबसे पहले किससे शुरू करें बोलो अपन, वर्किंग कैपिटल से करें, क्योंकि करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी बराबर वर्किंग कैपिटल। करंट असेट नहीं पता, लेकिन करंट लायबिलिटी तो पता है, 1 लाख है ना, तो वर्किंग कैपिटल कितनी है 3 लाख। तो पागल हो क्या, 3 लाख ये है, 1 लाख उधर जाके क्या होगा प्लस, करंट असेट कितनी हो जाएगी 4 लाख। आ रही है बात समझ में? चलो अब और क्या चाहिए, क्विक एसेट का फार्मूला क्या होता है, करंट असेट माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, हाँ या ना। करंट असेट 4 लाख है, स्टॉक 1 लाख है, और प्रीपेड तो पता ही नहीं है, तो कितना आया ये 3 लाख। तो फार्मूला रख दें, करंट रेशो बराबर करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा, बताओ करंट असेट कितनी है 4 लाख, और ये कितनी थी 1 लाख, 4 लाख अपॉन 1 लाख, तो 4 रेशो 1। दूसरा क्विक रेशो बराबर क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो ये कितना हो गया 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, यानी कि 3:1। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? आ रहा है, पक्की बात। पूनम आया थोड़ा बहुत, अगर आया तो ठीक है, और ना कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो सुनो, बाकी बच्चे एक बार ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा था। इस सवाल में क्रेडिटर्स दे रखा था, बच्चा पेपर में बैठ के सोचता है कि इसे भी कहीं मैं प्लस और माइनस करूं। बेटा करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर ऑलरेडी काउंटेड होते हैं, जब हम क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होती है, हाँ या ना। जब उन्होंने करंट लायबिलिटी यानी बाप का नाम बता ही दिया, तो फिर बच्चे से क्या पूछना तेरी क्या वैल्यू है, यानी ये क्रेडिटर हमारे काम का नहीं है। बच्चे क्या सोचते हैं, ये और ये दोनों जोड़ के लिख दूं क्योंकि ये भी तो करंट लायबिलिटी है। भाई जब पूरी करंट लायबिलिटी बता दी तो एक बच्चे की वैल्यू का क्या फर्क आया, ये आप लोगों के लिए क्या था, कंफ्यूजिंग वर्ड था। ठीक है, चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 5 है ना। चलो, इफ करंट रेशो इज, बेटा मेरे पास जो बुक है उसमें किसी ने काट के इसको करेक्ट कर रखा है, 2.5:1 लिखा हुआ है। पुरानी बुक में क्या लिखा हुआ है आप लोगों के पास, सबको सही करवा रखा है। पहले मैंने एग्जाम्पल पढ़ाए हुए इस चैप्टर के, करवाए होंगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 5, तो जिन्होंने, सबकी बुक्स में करेक्शन हो रखी है, कितना लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है, तो मैं वही तो पूछ रहा हूं आपकी बुक में 2:5 लिखा है ना, तो उसे आप लिख लो 2.5:1। तो एग्जाम्पल 5 में लिखा है कि करंट रेशो में क्या वैल्यू है करंट रेशो की, ऑलरेडी 2.5:1। ये उल्टा सवाल होता है, ध्यान से सुनना। रेशो इसमें दे रखा है, वैल्यू निकालनी होती है। अभी तक क्या होता था, वैल्यू दे रखी होती थी, रेशो निकालना होता था। इस बार आंसर तो दे रखा है 2.5:1। कह रहे करंट लायबिलिटी कितनी है 80,000, करंट लायबिलिटी कितनी है 80,000, और पूछा क्या है, कह रहे करंट असेट्स बताओ। इससे आसान क्या हो सकता है, पूरा बहुत आसान है, देखना एक बार, सच में बिल्कुल। करंट रेशो का फार्मूला लिख दो बस पहले, क्योंकि करंट रेशो बराबर करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यही होता है। करंट रेशो लिखा है 2.5:1, इसको ऐसे लिखते हैं, सुनना 2.5:, करंट असेट की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं। करंट लायबिलिटी कितनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 1 को करंट असेट से करूंगा तो करंट असेट ही रहेगा, 80,000 को 2.5 से कर देता हूं, ये आंसर आ गया। आ रही बात समझ? तो करंट असेट हो गया 25/200, 20 लाख या 2 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए आ गया। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उल्टा है बस, लेकिन आसान। क्या वो टाइम्स का मतलब रेशो 1 या एरर है, 2.5 टाइम्स में एरर था। हाँ आप तो बस इतना ही कर लो। ये एग्जाम्पल 5 का कौन सा था, ए। अब एग्जाम्पल 5 का बी, करंट लायबिलिटी पता करो जब करंट असेट्स कितनी हो 5, ये तो मैं करवाऊंगा नहीं। करंट असेट दे रखी है कितनी 5 लाख, और करंट रेशो कितना दे रखा है 2 टाइम्स। तो बेटा क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है सर, क्योंकि करंट रेशो बराबर करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो दे रखा है 2 टाइम्स, यानी कि 2/1। करंट असेट हमें पता है कितना है 5 लाख, करंट लायबिलिटी नहीं पता। करंट लायबिलिटी को ऊपर ले जाओ और उस 2 को नीचे ले जाओ। करंट लायबिलिटी बराबर 5 लाख बटा 2, आ रहा है समझ, ये 2 नीचे चले गया, तो करंट लायबिलिटी हो गया 2.5 लाख। क्लियर है बेटा? चलो
बाद में जाके ऐसे सवाल बहुत सारे मिलके आएंगे तब ये ज्यादा हौच पौच लगेगा। तो ये अपना लिक्विडिटी रेशोज के ऊपर का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, पेपर में अलग अलग नहीं आता कि लिक्विडिटी का है, वहां कंबाइंड आता है इस टॉपिक का भी उस टॉपिक का भी मिला मुलू के, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अभी तो क्या है, केवल करंट के बारे में बात चल रही है इसलिए आसान लग रहा है। जब करंट, नॉन करंट, टर्नओवर सारी चीजें मिला के दे देंगे तो ऐसा लगेगा यार पता नहीं क्या दे दिया, है ना। क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, और आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।